नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, एक बार फिर आपका स्वागत है MGCI के डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। प्यारे विद्यार्थियों, ये जो हमारी सीरीज चल रही है ये CUET पेपर सॉल्यूशन की सीरीज है और इसमें हम आज 2024 में ABC ग्रुप की हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं और इसमें हम लोग एग्रीकल्चर का पेपर देखने वाले हैं जो कि 21/5/2024 को फर्स्ट शिफ्ट में हुआ था। ऑनलाइन इसकी एग्ज़ाम थी। हम इस पेपर का सॉल्यूशन यहाँ पर देखने वाले हैं। आप जानते ही हैं कि एग्रीकल्चर में आप देखेंगे कि एग्रोनॉमी, क्रॉप कल्टीवेशन वाला, क्रॉप प्रोडक्शन का टॉपिक, हॉर्टिकल्चर, इसके अलावा एनिमल हस्बेंड्री से क्वेश्चन आते हैं और इसके अलावा एग्रीकल्चर बायोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री के क्वेश्चंस भी इसमें आते हैं। तो उन सबको यहाँ पर इंक्लूड किया गया है और हम लोग यहाँ पर 3 लोग मिलकर, मैं, लाखन सिंह झाला सर, विजय जाट सर जो हैं, इस पेपर को आपको सॉल्व कराने वाले हैं। सीक्वेंस हमने पेपर में जिस तरह से क्वेश्चन आए थे उसके अनुसार रखा है, ध्यान रखना। हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर 2 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस शाकनाशी की मक्के में खरपतवार नियंत्रण के लिए अनुशंसा नहीं की जाती है। ऑफ द फॉलोइंग विच हर्बिसाइड इज नॉट रिकमेंडेड फॉर वीट कंट्रोल इन मेज। हमेशा ये नाट वाले जो क्वेश्चन आते हैं तब आपको बहुत सावधान रहने की जरूरत होती है, क्योंकि ज़्यादातर हम क्या सोचते हैं कि जैसे ही मेज आया हम एट्राजीन पर चले जाते हैं कि भाई एट्राजीन जो होता है ये मेज के लिए रिकमेंडेड होता है, पर यहाँ नॉट बोला है तो यहाँ पर आंसर हमारा आएगा ग्लाइफोसेट। ग्लाइफोसेट यहाँ पर आएगा। क्यों? क्योंकि ग्लाइफोसेट जो है इसको हम बोलते हैं टोटल किलर हर्बिसाइड। टोटल किलर हर्बिसाइड ये जो है ये यहाँ पर नहीं आएगा। बाकी सब जो है एट्राजीन हम लोग रख सकते हैं, एलाक्लोर का यूज कर सकते हैं, पेंडीमेथालिन को भी हम लोग यहाँ पर यूज कर सकते हैं। आगे हम लोग चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित फसलों में से किस फसल को सबसे कम पानी की आवश्यकता होती है। सबसे कम पानी की आवश्यकता होती है। ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप्स विच क्रॉप्स इज द लोएस्ट वाटर रिक्वायरमेंट। यहाँ वाटर रिक्वायरमेंट की बात हम लोग कर रहे हैं तो जैसे शुगर केन है तो इसकी हम लोग बात कर सकते हैं कि 200 से 220 तक हो सकती है। फिर हम लोग राइस की बात करें 150 से 170 सेंटीमीटर तक हो सकती है। मेज में अलग अलग सीजन में बात करें तो 65 से 90 सेंटीमीटर तक जा सकती है। फिंगर मिलेट की अगर हम लोग बात करें तो 20 to 25 सेंटीमीटर के अप्रॉक्स हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पर लोएस्ट पूछा है इसलिए आंसर आएगा फिंगर मिलेट। फिंगर मिलेट या इसको हम लोग बोलेंगे रागी। रागी की जो है हम लोग कहेंगे कि सबसे कम यहाँ पर क्या है, जलमांग या वाटर रिक्वायरमेंट है। आगे चलें तो 2022 के दौरान भारत के कुल खाद्यान्न उत्पादन में निम्नलिखित में से किस फसल का अधिक योगदान था। विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप वाज द हाईएस्ट कंट्रीब्यूटर टू टोटल फूड ग्रेन प्रोडक्शन इन इंडिया ड्यूरिंग 2022। 2022 में हम लोग बात कर रहे हैं। तो आप जानते ही हो कि इंडिया में सबसे ज़्यादा जो एरिया होता है, इसके अलावा हम लोग अगर बात करें कि सबसे ज़्यादा जो प्रोडक्शन होता है वो कौन सी क्रॉप का है, तो वो इसी का है, राइस का। अगर हम लोग देखें तो ये कितना था, ये जो प्रोडक्शन था 135.8 मिलियन टन था, ये इसका एरिया हो गया। फिर अगर हम लोग बात करते हैं, ये राइस का एरिया मैंने आपके सामने रखा। मेज का एरिया अगर हम लोग देखें तो मेज का एरिया था 38.1 मिलियन टन। 38.1 मिलियन टन ये मेज का हो गया। फिर अगर हम लोग बात करें चिकपी का तो आप देखेंगे कि 12 यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि 3 मिलियन टन ये इसका था। और पर्ल मिलेट का अगर देखें तो 11.4 मिलियन टन ये जो है पर्ल मिलेट का था। अप्रोक्सीमेट अगर हम लोग यहाँ पर बात करते हैं ये प्रोडक्शन था। तो सबसे ज़्यादा यहाँ पर जो प्रोडक्शन में कंट्रीब्यूशन था वो किसका था, राइस का था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। किस फसल की शीर्ष मूल आरंभन चरण में सिंचाई की जाती है। इरिगेशन एट क्राउन रूट इनिशिएशन। सब जानते हैं क्राउन रूट इनिशिएशन। कई बार हिंदी में कन्फ्यूजन रहता है तो आप इंग्लिश में देख लें। कोई प्रश्न हिंदी में अगर नहीं आ रहा तो उसको इंग्लिश देख लें, बहुत इजीली हो जाएगा। तो यहाँ पर बात चल रही क्राउन रूट इनिशिएशन। सब लोग जानते हैं कि ये किससे रिलेटेड है भाई, ये वीट से
रिलेटेड है, गेहूं से रिलेटेड है, CRI। क्वेश्चन नंबर 11, निम्न में से कौन सी तिलहन फसल नहीं है? फिर बात कर रहा हूं नहीं की। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एज अ ऑयल सीड क्रॉप? ऑयल सीड क्रॉप नहीं है, ये हमसे बोल रहा है। सनफ्लावर, ग्राउंडनट, सेफ्लावर सब है। चिकपी नहीं है। चिकपी जो है, चना जो है, ये पल्स क्रॉप है, दलहनी फसल है, ये दाल वाली फसल है। ये वाली फसल की अगर हम लोग बात करते हैं तो इससे तेल प्राप्त हमको नहीं होगा। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 13, अनिवार्य पादप पोषकों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सही कथन पूछ रहा है हमसे, पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट अबाउट असेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट। ये हम लोग देखते हैं। सबसे पहला क्या है? टू फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन अवेलेबल टू प्लांट आर नाइट्रेट एंड अमोनियम। हमने कहा कि ये तो सही बात है, राइट है। सल्फर इज अ प्राइमरी न्यूट्रिएंट। सल्फर जो है ये प्राइमरी न्यूट्रिएंट नहीं है, सल्फर सेकेंडरी न्यूट्रिएंट है, इसलिए ये जो है रॉन्ग हो जाएगा। कैल्शियम इज अ सेकेंडरी न्यूट्रिएंट, बिल्कुल करेक्ट है। फिर हमने बात किया मैग्नीशियम इज अ कंपोनेंट ऑफ क्लोरोफिल, बिल्कुल सही है। कोर ऑफ क्लोरोफिल जो है वो मैग्नीशियम की बनी होती है, ये भी सही है। तो बी नहीं आएगा, ए आ जाएगा, सी आ जाएगा और डी आ जाएगा। ए, सी और डी। ए, सी और डी कहाँ दिख रहा है आपको? ए, सी और डी, ये आंसर हो गया डी वाला, ए, सी और डी। बी जो है यहाँ पर इनकरेक्ट है, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आता हूं। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्मजीव फलीदार पौधों की जड़ों की गांठों में पाया जाता है? मतलब सिंपल सी बात है, विच ऑफ द फॉलोइंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज फाउंड इन रूट नोड्यूल्स? रूट नोड्यूल्स ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट। लेग्यूमिनस प्लांट की रूट में आप जानते हैं कि सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है यहाँ पर, और उसके अंदर जो बैक्टीरिया होता है वो कौन सा है? राइजोबियम। राइजोबियम है। बाकी ये फ्री लिविंग है, और ये क्या है? ब्लू ग्रीन एल्गी है। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 15 पर आते हैं हम लोग। निम्नलिखित रासायनिक उर्वरकों को उनकी नाइट्रोजन की मात्रा के घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अरेंज द फॉलोइंग केमिकल फर्टिलाइजर इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर नाइट्रोजन कंटेंट। नाइट्रोजन कंटेंट की हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं। नाइट्रोजन कंटेंट के बेस पर हमारे को डिसेंडिंग ऑर्डर में या डिक्रीजिंग ऑर्डर में बताना है। तो आप सब जानते हैं कि सबसे पहले हम लोग यहाँ पर अगर बात करते हैं तो इसके अंदर कौन आएगा भाई? एनहाइड्रस अमोनिया। इसके अंदर 82% जो है नाइट्रोजन हो गई। फिर हम लोग बात करते हैं तो क्या है? यूरिया। यूरिया के अंदर 46% है। अमोनियम क्लोराइड पे 25% है। अमोनियम सल्फेट 20.6%। ये हमने यहां पर क्या बात की है? परसेंटेज। तो देखो सीक्वेंस में क्या आया? बी, सी, ए और डी। बी, सी, ए, डी, बी, सी, ए, डी, ये जो है हमारा यहां पर आंसर हो गया। बी, सी, ए, डी, ये जो है बिल्कुल करेक्ट जो है हमारा आंसर हो गया। ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। आगे चले हम लोग। निम्न में से कौन सी खाद्यान्न फसल नहीं है? फूड ग्रेन नहीं है, नॉट, नहीं वाला जो है याद रखना। तो आप जानते हैं गेहूं है, मक्का है, चावल है, कौन नहीं है? सूर्यमुखी। ये ऑयल सीड क्रॉप हो गई है, ऑयल सीड क्रॉप है सनफ्लावर। ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित फसलों को उनकी बीज दर प्रति हेक्टेयर के घटते क्रम में व्यवस्थित हमारे को यहाँ पर करना है, घटते हुए क्रम में बताना है। अरेंज द फॉलोइंग क्रॉप्स इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर सीड रेट पर हेक्टेयर। चलो देख लेते हैं। व्हीट की कितनी है भाई? तो इसकी हम बोल सकते हैं 100 से 120 kg है। मैच की अगर हम लोग बात करते हैं तो 20 to 25 kg हाइब्रिड मैच की होती है। मस्टर्ड की अगर बात करें तो 5 to 6 kg है। चिकपी की 75 to 90 kg या 100 kg तक हो सकती है। तो भी आप देखेंगे कि सीक्वेंस क्या आएगा? व्हीट, चिकपी, मतलब ए डी सी बी, ए डी सी बी, ए डी सी बी, ये जो है
यहां पर हमारा करेक्ट क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहां पर देखते हैं। भारत में औसत वार्षिक वर्षा, एवरेज एनुअल रेनफॉल इन इंडिया, इंडिया की एवरेज एनुअल रेनफॉल अगर देखें तो एट प्रेजेंट ये है एमएम में, पहले ये थी 1194 mm, ये तो इसने वही वाला डेटा हमारा लिया है 1194 वाला। इसके हिसाब से अगर हम लोग बात करें तो ये आ जाएगा, बी आंसर आ जाएगा 1190 mm, ये एवरेज एनुअल रेनफॉल हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से कौन सा खरपतवार नियंत्रण की पारंपरिक विधि नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रैक्टिस ऑफ कल्चरल वीड कंट्रोल। पारंपरिक विधि को हम यहां पर बोल सकते हैं कृषि विधि, कृषि विधि नहीं है, ये हमसे बोल रहा है। रोपण के समय से रूपांतरण करना, मतलब प्लांटिंग की डेट को चेंज करना, ये तो है। क्रॉप रोटेशन, फसल चक्रण, ये भी है। इंटरक्रॉपिंग है ना, अंतर सस्यन, ये भी है। घास काटना, ये नहीं आएगा। मूविंग, क्यों नहीं आएगा? क्योंकि ये जो मेथड है इसको हम लोग बोलते हैं कि ये फिजिकल मेथड है, ये भौतिक या यांत्रिक विधि के अंतर्गत आती है, इसलिए ये नहीं आएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, सूची 1 को सूची 2 में सुमेलित कीजिए। मैच द लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2, ये मैच द कॉलम है। अब मैच द कॉलम में हमारे को एक साइड दिया है इन्होंने, फर्टिलाइजर्स दिए हैं कुछ, और इधर हमारे को दिए हैं एग्जाम्पल, तो इनको मैच करते हैं। जटिल कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर, तो यहाँ डाई अमोनियम फॉस्फेट जो है इसके अंदर नाइट्रोजन फॉस्फोरस है, इसलिए ये कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर हो गया। तो जो हमारा ए है उसके सामने 4 आना चाहिए, तो ए के सामने 4, तो ये वाला तो है यहाँ फर्स्ट में ही कैंसिल हो गया। अब ये 2 बचे, इनमें से देखना है। बी हम लोग देख रहे हैं ग्रीन मेन्योर, तो आप जानते हो कि ढेंचा जो है जिसको हम सेसवानिया बोलते हैं, ये ग्रीन मेन्योर में आएगा, मतलब बी के सामने 3 आना चाहिए। बी के सामने 3, तो आप यहाँ पर देखेंगे ए के सामने 4, बी के सामने 3, दोनों अभी यहाँ तक सही चल रहा है। चलो आगे बढ़ते हैं। फिर आया सी, बायो फर्टिलाइजर। बायो फर्टिलाइजर यहाँ पर कौन सा है? तो अजोला जो है ये बायो फर्टिलाइजर है। और स्ट्रेट फर्टिलाइजर, प्रत्यक्ष उर्वरक बोला है, या जिसमें एक ही एनपीके में से होता है, वो कौन है? वो है निर्जल अमोनिया, एनहाइड्रस अमोनिया। तो ए के सामने 4, बी के सामने 3 और सी के सामने 1, तो सी के सामने 1 यहाँ पर दिया है और डी के सामने 2, इसलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, ये हो गया मैच द कॉलम। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34, फिर मैच द कॉलम है। यहाँ पर कुछ रिवोल्यूशंस दिए हुए हैं और यहाँ पर दिया है कमोडिटी, मतलब किससे रिलेटेड है। तो सबसे पहले ए, व्हाइट रिवोल्यूशन। व्हाइट रिवोल्यूशन किससे रिलेटेड है? तो हमने कहा कि साहब 2, दूध मिल्क प्रोडक्शन से, मतलब ए के सामने 2 आना चाहिए। तो ए के सामने 2 में ये 2 वाले ऑप्शन तो कैंसिल ही हो गए, अब इनमें से सिलेक्ट करना है। फिर आए ग्रीन रिवोल्यूशन। ग्रीन रिवोल्यूशन किससे रिलेटेड है भाई? तो ग्रीन रिवोल्यूशन हमने कहा बी के सामने 3, खाद्यान्न या फूड ग्रेन, तो बी के सामने 3, तो आंसर तो यहीं आ गया। फिर भी आगे पढ़ लेते हैं। येलो, येलो किससे रिलेटेड है? ऑयल सीड से। और ब्लू किससे है? तो फिश से है। अगर आपका एक मैच द कॉलम करने में कि कंफर्म है कि हमने जो फर्स्ट वाले को मैच किया है वो बिल्कुल कंफर्म है और उसी से अगर ऑप्शन बन रहा है, तो आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है, आंसर लगा के आगे बढ़ जाना। ठीक है, टाइम खराब वहां नहीं करना है, टाइम को बचाना है ताकि हम दूसरे किसी क्वेश्चन में उसको यूज कर सके। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित में से कौन सी स्थलीय खरपतवार नहीं है? नहीं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट टेरेस्ट्रियल वीड। याद रखना कि जब नहीं आता है, स्थलीय खरपतवार नहीं है ना, स्थल पे कौन नहीं मिलता है, तो आप सब जानते हैं कि हाइड्रिला जो है ये जलीय खरपतवार है, इसको हम लोग बोलते हैं एक्वाटिक वीड। ये एक्वाटिक वीड है भाई, ये स्थलीय नहीं है, ये जलीय खरपतवार है, जलीय है।
ठीक है, यहाँ पर आंसर हो गया हाइड्रिल्ला। आगे चलेंगे तो अब हमारे पास यहाँ पर एक जो है यहाँ पर पैराग्राफ आ गया है। पैराग्राफ पढ़ते समय वैसे तो मैं आपसे एक बात बोलूँगा कि पहले पैराग्राफ को ना पढ़ें, पहले आप क्वेश्चन को पढ़ें। तो कई बार क्वेश्चन पढ़ के ही हमारे आंसर आ जाएंगे। क्वेश्चन पढ़ेंगे, पहले क्वेश्चन जल्दी जल्दी देख लो, फिर उसको पैराग्राफ में ढूंढने की कोशिश करना। और याद रखना पैराग्राफ को जरूर अटेम्प्ट करना है। केमिस्ट्री के अंदर थोड़ी सी दिक्कत आती है कि पैराग्राफ से अलग भी आंसर आते हैं, लेकिन बायोलॉजी और एग्रीकल्चर में पैराग्राफ में ही आपको आंसर मिलेगा। तो एक पैराग्राफ को पढ़ने में थोड़ा टाइम भी लग रहा है, तो 5 क्वेश्चंस जो हैं आपके कंफर्म होने वाले हैं। तो इसलिए पैराग्राफ को जरूर अटेम्प्ट करें। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि ये आपके सामने पैराग्राफ है। मैं पैराग्राफ को पूरा नहीं पढ़ रहा हूँ, ये आप स्क्रीन को पॉज करके पैराग्राफ को आप पढ़ सकते हैं, है ना। ये इंग्लिश में यहाँ पे दिया है। मैं सीधे इसके आंसर की तरफ आता हूँ। यहाँ पर बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 41, कार्बनिक सामग्री के अपघटन के दौरान कार्बनिक पदार्थ का CN अनुपात क्या होता है? ड्यूरिंग डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर CN रेशो ऑफ द ऑर्गेनिक मटेरियल इज। तो याद रखना कि यहाँ पर CN रेशो क्या होगा? डिक्रीज होता है, कम होता है, घटता है। क्यों घटता है? क्योंकि याद रखना कि यहाँ पर जब नाइट्रोजन बढ़ेगा, क्योंकि डिकम्पोजिशन होगा तो नाइट्रोजन बढ़ेगा, और जब नाइट्रोजन बढ़ेगा तो आप देखोगे कि CN रेशो जो है वो कम होगा, क्योंकि जब डिकम्पोजिशन होगा ऑर्गेनिक मैटर का तो नाइट्रोजन बढ़ेगा, और नाइट्रोजन अगर बढ़ेगा तो CN रेशो कम हो जाएगा। ठीक है, आप चाहो तो आपको पैराग्राफ में भी मैं ये दिखा सकता हूँ। यहाँ पर दिया है, क्या दिया है यहाँ पर कि कार्बनिक पदार्थों को विघटित करते हैं तथा अपशिष्ट के कार्बन नाइट्रोजन अनुपात को कम करते हैं। देखो यहाँ पर कम करते, क्लियर लिखा हुआ है, कम करते हैं मतलब CN रेशो यहाँ पर क्या हो रहा है भैया? डिक्रीज होता है। ये हो गया। सेकंड, अगर हम लोग देखें कंपोस्ट पीट में मिलाया जाने वाला उर्वरक है। कंपोस्ट के जो गड्ढे होते हैं इनमें कौन सा यहाँ पर उर्वरक मिलाते हैं? तो ये मिलाते हैं सिंगल सुपर फास्फेट। सिंगल सुपर फास्फेट को मिक्स करते हैं, क्योंकि मैन्योर्स के अंदर हम लोग देखते हैं कि फास्फोरस का रेशो बहुत कम होता है। तो एक तो हम सिंगल सुपर फास्फेट डालेंगे तो फास्फोरस का रेशो बढ़ जाएगा, और सेकंड क्या होता है कि ये जो अमोनिया के फॉर्म में नाइट्रोजन का लॉस होता है ये उसको भी एब्जॉर्ब कर लेता है, तो लॉस ऑफ नाइट्रोजन कम होगा। आगे चलें, कंपोस्ट किससे तैयार किया जाता है? कंपोस्ट इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम। तो कंपोस्ट किससे प्रिपेयर करते हैं? तो प्लांट रेसिड्यूज एंड एनिमल वेस्ट, मतलब पादप अवशेष और पशुओं के जो अपशिष्ट होते हैं, जैसे गोबर हो गया, डंग जिसको बोलते हैं, काऊ डंग है ना, फिर एनिमल हाउस से जो लीटर निकलता है वो हो गया, बीट्स हो गए, स्ट्रॉ हो गया, ये सब मिलाकर हम लोग कंपोस्ट बनाते हैं। मतलब यहाँ पैराग्राफ पढ़ने की आपको जरूरत ही नहीं। कंपोस्ट को उपयोग के लिए तैयार होने में कितना समय लगता है, मतलब कंपोस्ट कितने टाइम में तैयार हो जाएगा? तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि आपको अप्रॉक्स 4 मंथ लगते हैं। यहाँ पर 4 मंथ के आसपास लगते हैं, अप्रॉक्स यहाँ पर लगते हैं। लेकिन ऐसे क्वेश्चन में हमेशा ध्यान रखना, हमको ये देखना है कि पैराग्राफ में क्या दिया हुआ है। अप्रॉक्स 4 मंथ लगते हैं, किसी को 3 to 4 लग रहा है, किसी को 4 to 5 लग रहा है, एवरेज 4 मंथ का है। लेकिन यहाँ पर मैं आपसे बोलूँगा कि पैराग्राफ में आपको देखना है, क्योंकि पैराग्राफ में जो दिया रहेगा वो बिल्कुल करेक्ट दिया रहेगा। समझ गए? क्लियर है आपको? जैसे हम लोग इस पैराग्राफ के अंदर आते हैं, तो पैराग्राफ के अंदर हमारे को यहाँ पर देखना है कि कितने टाइम में कंपोस्ट जो है तैयार हो रहा है। तो अगर आप लोग यहाँ पर देखेंगे तो प्लास्टर किया था खाद लगभग 3 से 4 माह में तैयार हो जाती है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है 3 से 4 माह में ये जो कंपोस्ट खाद है वो तैयार हो रही है। तो इसलिए मैं आपसे बोल रहा हूँ ये दिया है 3 to 4 मंथ, ये इसके हिसाब से हमारे को आंसर लगाना है। अगर मान लो यहाँ 4 to 5 होता तो हम कौन सा ऑप्शन लेते? 4 to 5। इसलिए यहाँ पर हमारा जो आंसर आएगा 3 to 4 मंथ, मतलब 90 से 120 डेज जो है ये हम लोग आंसर यहाँ पर लेंगे, 3 to 4 मंथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंपोस्ट का अवायवीय अपघटन खालिस्तान में होता है। अनएरोबिक डिकम्पोजिशन ऑफ कंपोस्ट टेक प्लेस इन द। अब हम बोल रहे हैं एनएरोबिक जो है डिकम्पोजिशन हो रहा है, तो ये क्या होता है भाई? अब्सेंस ऑफ फ्री ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की अब्सेंस में होता है, प्रेजेंस में नहीं, अब्सेंस में होता है। मतलब
ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं अवायवीय विच्छेदन। अगर उपस्थिति में होता तो वायुजीवी विच्छेदन उसको बोला जाता। ठीक है, आगे चलेंगे। हमारे पास यहाँ एक और पैराग्राफ आ गया। अब इस पैराग्राफ को हमारे को यहाँ पर पढ़ना है, वो पैराग्राफ को पढ़ के फिर हमारे को यहाँ पर आंसर देना है। तो वैसे मैं आपको फिर से वही बात बोलूंगा कि पहले आप क्वेश्चन पढ़ लें, हो सकता है पैराग्राफ पढ़ने की जरूरत ना पड़े, या फिर ये भी हो सकता है कि हम पैराग्राफ में से डायरेक्ट इसके आंसर बाद में फटाफट निशान लगा सकते हैं। तो चलो हम देखते हैं निम्न में से कौन सा खराब बीज उपचार का कारण है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉस्ट ऑफ पुअर सीड ट्रीटमेंट। पुअर सीड ट्रीटमेंट क्यों होता है वो देख रहे हैं। फर्स्ट, यूज ऑफ करेक्ट एंड एप्रोप्रिएट फंजीसाइड। नहीं भाई, ऐसा करेंगे तो इससे तो अच्छा होगा। यूज ऑफ रॉन्ग आर इनएप्रोप्रिएट फंजीसाइड। यहां पर हम बोल रहे हैं कि एप्रोप्रिएट फंजीसाइड नहीं है, तो इसी कारण तो गलत या अनुचित कवकनाशी का उपयोग करोगे आप तो सही से ट्रीटमेंट नहीं होगा, उसको पुअर हम लोग यहां पर बोलेंगे सीड ट्रीटमेंट। आगे चलेंगे। बीजों को उनके स्वास्थ्य की रक्षा के लिए विभिन्न कीटनाशकों, कवकनाशी या दोनों के संयोजन के साथ उपचार करने की प्रक्रिया को खालिस्तान के रूप में जाना जाता है। द प्रोसेस ऑफ ट्रीटिंग द सीड with different insecticide, fungicide or combination of both for protecting their health is known as। उसको क्या बोलेंगे? सिंपल आंसर भी वहीं पे दिया हुआ है, क्या बोलेंगे उसको? सीड ट्रीटमेंट। सीड ट्रीटमेंट की यहां पर डेफिनेशन दी हुई है। चलिए क्वेश्चन नंबर 48। बीज उपचार में डाई का उपयोग करने का प्रयोजन है। डाई क्यों यूज करते हैं? पर्पस ऑफ यूजिंग डाई इन सीड ट्रीटमेंट। सीड ट्रीटमेंट में हम डाई यूज क्यों करते हैं? बीजों को आकर्षक रूप प्रदान करने के लिए? नहीं। बीज अंकुरण में सुधार करने के लिए? नहीं। बीजों की जीवन क्षमता बढ़ाना? नो। बीज उपचार कवरेज की पूर्णता के लिए मूल्यांकन करना? बिल्कुल सही बात है। मतलब क्या बोल रहे हैं? इवोल्यूशन फॉर कंप्लीटनेस ऑफ ट्रीटमेंट कवरेज। मतलब हमने सीड ट्रीट कर दिया है इसलिए डाई का उपयोग करते हैं। यहां पर आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, ये हमारा यहां पर आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मैं आता हूं 49। उपलब्ध बीज उपचार सामग्री के प्रारूप प्रकार में खालिस्तान को शामिल नहीं करते हैं। क्या चीज शामिल नहीं है? द फॉर्म ऑफ सीड ट्रीटमेंट मटेरियल अवेलेबल डज नॉट इंक्लूड्स। उसमें डस्ट आता है, वेजिटेबल पाउडर आता है, लिक्विड आता है, बिल्कुल। फोम एंड गैस ये नहीं आते भाई। फोम और गैस जो है इसमें यूज नहीं करते। हम लोग डस्ट का भी करते हैं, वेजिटेबल पाउडर जो है मतलब घुलनशील चूर्ण का भी करते हैं, लिक्विड का भी करते हैं, फोम और गैस का नहीं करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, धूल कवकनाशी के अनुप्रयोग की दर है। रेट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ डस्ट फंजीसाइड। डस्ट फंजीसाइड का जो है यूज करते हैं तो सिंपल सी बात है 2 to 2.5 ग्राम पर किलोग्राम ऑफ सीड। पर केजी सीड पर 2 से 2.5 ग्राम यूज करते हैं। 2 से 2.5 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज के हिसाब से हम लोग इसको यूज करते हैं, उपयोग करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमने यहाँ पर क्रॉप प्रोडक्शन एग्रोनॉमी से रिलेटेड क्वेश्चंस मैंने आपके सामने रखे। अब आगे लाखन सिंह झाला सर आपके सामने हॉर्टिकल्चर के और एग्रीकल्चरल बायोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री के क्वेश्चंस लेके आएंगे और विजय जाट सर आपके सामने एनिमल हस्बेंड्री के क्वेश्चंस लेकर आएंगे। अच्छे से पढ़ें और बेहतर परिणाम दें जैसा अति जैन ने दिया है। अति जैन ने अतीत के सारे रिकॉर्ड तोड़ते हुए मध्य भारत का सर्वोच्च स्कोर दिया और IARI जैसे संस्थान में अपनी जगह बनाई। तो आपको भी वही शुभकामना, अच्छे से मेहनत करें और IARI और उसके साथ भारत के जो भी बहुत अच्छे अच्छे कृषि विश्वविद्यालय है उनमें अपना स्थान प्राप्त करें। धन्यवाद साथी। सर जय हिंद, स्वागत है आपका MGCI के डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। CUET 2024 CUET 2024 का ये पेपर है। क्वेश्चन नंबर 1 है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक बीजपत्री पादप है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मोनोकोट प्लांट। इनमें से मोनोकोट प्लांट कौन सा है? तो यहां पे देखिए, सबसे पहला ऑप्शन है पपाया, सेकंड है मेज, थर्ड है मैंगो और डी है बीटर गार्ड। क्लियर है क्या? अब मोनोकोट पूछा है
क्या पूछा है, मोनोकोट। तो इनमें से मोनोकोट कौन है, मेज, क्योंकि बाकी तीनों क्या है, डाइकोट है। क्या है, डाइकोट है। क्लियर है। सेकंड क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा फल आरोहक चढ़ने वाला है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फ्रूट्स इज अ क्लिम्बर। ऐसा फल वृक्ष जो क्या करता है, लता के रूप में आगे बढ़ता है, ऐसा कौन सा फल वृक्ष है, सिट्रस, बनाना, पपाया, ग्रेप्स। तो सिट्रस के बनाना और पपाया ये तो चढ़ने वाले नहीं होते हैं, ठीक है। इनका तो स्टेम क्या होता है, इनका स्टेम प्रॉपर वे में होता है। तो आंसर क्या आ जाएगा, अंगूर, जो वाइन के रूप में आगे बढ़ता है। केवल ऊंची ढलानों वाली पहाड़ियों पर अपनाई जाने वाली फसलों के रोपण की प्रणाली है। द सिस्टम ऑफ प्लांटिंग ऑफ फ्रूट क्रॉप्स फॉलोड ओनली ऑन हिल्स विथ हाई स्लोप इज। पहाड़ी क्षेत्रों में या हिल एरिया में कौन सी प्लांटिंग सिस्टम अपनाया जाता है, कंटूर सिस्टम। कौन सा सिस्टम, कंटूर सिस्टम अपनाया जाता है। राइसिनेस का कार्यकी विकार है। राइसिनेस इज द फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर ऑफ कैबेज, कॉलीफ्लावर, पोटैटो, अनियन। जो रिसिनेस होता है या राइसिनेस होता है वो किसका क्या होता है, फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर है, तो कॉलीफ्लावर का। अब राइसिनेस क्या होता है, देखिए होता क्या है कि अगर टेम्परेचर के अंदर वेरिएशन आ रहा है, किसके अंदर, टेम्परेचर के अंदर अगर वेरिएशन आता है तो कॉलीफ्लावर की ग्रोथ प्रॉपर नहीं हो पाती है। उसको हम लोग राइसिनेस के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, राइसिनेस। और ये किसकी क्या होता है, ये फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर। अगर न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी है, अगर क्लाइमेट की वजह से किसी प्रकार का कोई चेंजेस अगर किसी क्रॉप में आ रहा तो उसको फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर बोलते हैं, ठीक है। तो राइसिनेस किसका है, कॉलीफ्लावर। नेक्स्ट है, अंगूर का वानस्पतिक नाम। द बॉटनिकल नेम ऑफ ग्रेप इज। तो ग्रेप का बॉटनिकल नेम क्या है, विटिस विनिफेरा। मेंजीफेरा इंडिका किसका है, मैंगो का, आम का। प्यूनिका ग्रेनेटम किसका है, अनार का, पोमग्रेनेट का। एक्ट्रस सपोटा किसका है, सपोटा का। क्लियर है क्या। नेक्स्ट, सूची 1 को सूची 2 में सुमेलित कीजिए। मैच लिस्ट फर्स्ट, लिस्ट सेकेंड। अगर कभी भी ऐसा प्रश्न आ रहा है तो ऐसे प्रश्न को सॉल्व करने का तरीका है कि जो हमें पता है वो सबसे पहले हम लोग क्लिक कर लेते हैं। जैसे पटेटो, तो यहां पे दिया कुफरी बहार। आप लोगों को पता होगा कि जितनी भी कुफरी वाली वैरायटीज होती है सारी की सारी किसकी है, सारी की सारी वैरायटीज है पटेटो की। तो मतलब डी का क्या आ जाएगा, थर्ड आ जाएगा। अब डी का थर्ड देखो, डी का थर्ड किस में दिया है, तो इसमें नहीं है और इसमें नहीं है, मतलब ये 2 ऑप्शन गायब हो गए, इन दोनों के अंदर है। फिर हम लोग क्या करते हैं, हम लोग देखते हैं टोमेटो, पूसा रूबी टोमेटो की मोस्ट इंपॉर्टेंट वैरायटी है, मतलब सी का क्या आ जाएगा, सेकंड। सी का सेकंड किस में दिया है, पहले में, तो ये भी आंसर नहीं आएगा। आंसर क्या आ जाएगा, पहला। आंसर क्या आ जाएगा, पहला। ऐसे प्रश्न को सोल्व करने का सबसे बेटर तरीका यही होता है। 2 ऑप्शन गायब हो गए, 2 ऑप्शन बचे हुए हैं हमारे पास में, तो हम लोग आराम से इसका क्या लगा सकते हैं, आंसर लगा सकते हैं। आम से समृद्ध है, मैंगो इज रिच इन। तो मैंगो के अंदर सबसे ज्यादा क्या होता है, मैंगो के अंदर सबसे ज्यादा होता है विटामिन ए। फलों में मोम लेपन या वैक्सिंग का मुख्य उद्देश्य है फलों की चमक बढ़ाना, फलों की सेल्फ लाइफ बढ़ाना, फलों को पकाना, फलों के पोषण मूल्य को बढ़ाना। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ वैक्सिंग इन फ्रूट इज। वैक्सिंग इसलिए की जाती है ताकि फल खराब ना हो, और फल खराब नहीं होंगे मतलब उनकी वैस लाइफ क्या हो जाएगी या सेल्फ लाइफ क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो टू इंक्रीज द सेल्फ लाइफ ऑफ फ्रूट्स, सेल्फ लाइफ को बढ़ाने के लिए क्या की जाती है, वैक्सिंग की जाती है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की स्थापना की गई। द इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट वाज एस्टैब्लिश्ड इन, कब हुई थी भैया, 1875, 1875 में इसकी स्थापना की गई थी। मैच लिस्ट फर्स्ट एंड विथ लिस्ट सेकंड। लिस्ट फर्स्ट को लिस्ट सेकंड के साथ में मैच करना है। अब मैंने आपको बताया है कि जो पता है उसको आप सबसे पहले देख लो,
तो टेम्परेचर सबको पता होता, तो टेम्परेचर मतलब थर्मोमीटर, मतलब डी का चौथा। तो डी का चौथा कहां दिया है? डी का चौथा दो ऑप्शन में दिया है, तो ना तो सी आंसर आएगा ना डी आएगा, इन दोनों में से कोई आंसर आएगा। फिर दूसरा देखो, और हम लोग क्या देख सकते हैं, अच्छा विंड वेलोसिटी हम लोगों को पता होता है एनीमोमीटर, मतलब बी का क्या आ जाएगा? तीसरा। तो बी का तीसरा कहां दिया है? देखो बी का तीसरा कहां है? बी का तीसरा एक ही ऑप्शन में है, बी बॉम्बे में, तो आपका आंसर आ जाएगा बी बॉम्बे। मतलब चंद सेकंड्स के अंदर हम लोग आंसर लगा सकते हैं, परंतु याद होना चाहिए कि हमें कोई अगर एक पता है तो हम लिंक आउट उसको कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट है, जेम तैयार करने के लिए निम्नलिखित चरणों को सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अगर आपको जेम तैयार करना है तो हम क्या क्या करेंगे? पकाते समय चीनी मिलाना, क्या पहले ही चीनी मिला लेंगे क्या? नहीं। फलों का चयन और गूदा निकालना, मतलब पहला काम ये करेंगे, ठीक है। क्या करेंगे? सिलेक्शन ऑफ फ्रूट एंड एक्सट्रैक्शन ऑफ पल्प। बोतलों को भरना और सील बंद करना, मतलब पहला बी आना चाहिए। पहला क्या आना चाहिए भैया? बी। जेम तैयार कर निम्नलिखित चरणों को सही क्रम में करना है, तो पहला क्या आएगा? बी। तो पहला बी कहां दिया है? इसमें पहला बी नहीं है, इसमें पहला बी नहीं है, इसमें नहीं है, एक में ही है, इसमें, तो आएगा बी पहले। उसके बाद क्या करेंगे भैया? उसके बाद में दूसरा ये काम करेंगे, फिर तीसरा काम कौन करेंगे? ये, और चौथा काम करेंगे ये। चंद सेकंड्स के अंदर ही हम लोग आंसर लगा सकते हैं। अगला, आलू की खेती के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? पश्च या विलंब अंगमारी आलू का विषाणुजन्य रोग है। लेड ब्लाइट इज अ वायरल डिजीज। लेड ब्लाइट वायरल नहीं है, फंगल डिजीज है, मतलब कि कथन सही पूछा है, तो ये तो गलत है। आलू की बीज दर 2.5 से 3 टन कंद प्रति हेक्टेयर होती है। सीड रेट ऑफ पोटैटो इज 2.5 to 3 टन ट्यूबर्स पर हेक्टेयर, बिल्कुल सही बात है। 20 से 35 क्विंटल कितना होता है? 20 से 35 क्विंटल पर हेक्टेयर। फिर अगला है, आलू का प्रवर्धन अधिकतर कायिक रूप से किया जाता है। पोटैटो इज मोस्टली प्रोपागेटेड वेजिटेटिवली। ये भी सही है, ठीक है, तो ये सही हो गया, और ये भी सही है, ट्यूबर से करते हैं, वेजिटेटिवली करते हैं। फिर अगला, सीड प्लॉट टेक्निक इज यूज टू प्रोड्यूस डिजीज फ्री ट्यूबर्स और प्रोपागेशन, ये भी सही है। तो मतलब इसमें सही कौन सा भैया? बी सी डी सही है। कौन सा सही है? बी सी डी। तो आंसर कहां आ जाएगा अपना? ये रहा, बी सी और डी सही है, बाकी एक गलत है। वाणिज्यिक रूप से आम का प्रवर्धन किया जाता है कमर्शियली। मैंगो इज प्रोपागेटेड बाय स्टोन ग्राफ्टिंग, मुकुलन, टंग लेयरिंग, एयर लेयरिंग या वायु पर। ग्राफ्टिंग आएगा तो स्टोन ग्राफ्टिंग या इपिकोटाइल ग्राफ्टिंग का यूज हम लोग काय के लिए करते हैं? आम के प्रवर्धन के लिए करते हैं। फिर एग्रीकल्चरल बायोलॉजी की हम लोग बात करते हैं। एग्रीकल्चरल बायोलॉजी में पहला प्रश्न है, ग्रेगर मेंडल ने पर संकरण प्रयोग किए। ग्रेगर मेंडल कंडक्टेड हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट्स ऑन, किस पर किए थे भैया? गार्डन पी पर किए थे। प्रोटीन से बने होते हैं ग्लूकोज, अमीनो अम्ल, वसा अम्ल, कैरोटीन। प्रोटीन्स आर मेड अप ऑफ, काय से बने होते हैं? अमाइनो एसिड्स से बने होते हैं प्रोटीन। पुष्पी पादप में केंद्रक की खोज किसने की थी? हु डिस्कवर्ड द न्यूक्लियस इन फ्लावरिंग प्लांट? रॉबर्ट हुक, रॉबर्ट ब्राउन, स्ट्रासबर्गर, फ्लेमिंग। पुष्पीय पादपों में केंद्रक की खोज किसने की थी भैया? तो ये की थी रॉबर्ट ब्राउन ने। किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन ने। निम्नलिखित में से किसे कोशिका का शक्ति घर कहा जाता है? पावर हाउस ऑफ द सेल। माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है? पावर हाउस ऑफ द सेल। उत्तक संवर्धन तकनीक के निम्नलिखित चरणों को सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। कांच के बर्तनों की सफाई, पोषण माध्यम निर्मित करना और उसका निर्जमीकरण करना, पादप सामग्री तैयार करना और संवर्धन में कर्तकों को एक्सप्लांट का संरोपण, कर्तकों एक्सप्लांट का उष्मायन और केलस का उपसंवर्धन, अंग विकास, ऑर्गेनोजेनेसिस और कठोरीकरण। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं? चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम दी ऑप्शन गिवन बिलो। ठीक है, तो क्या किया जाता है? क्लीनिंग ऑफ ग्लास वेयर
प्रिपेरेशन एंड स्टरलाइजेशन ऑफ न्यूट्रिएंट मीडियम, तो आंसर आ जाएगा ए बी सी डी। सबसे पहले कांच के बर्तनों की सफाई करेंगे, फिर पादप सामग्री तैयार करेंगे, कर्तक एक्सप्लांट का उष्मायन करेंगे, फिर अंग विकास या ऑर्गेनोजेनेसिस का काम करेंगे। शब्द जेनेसिस किसने गढ़ा था? हु कॉइन्ड द टर्म जेनेटिक्स? ह्यूगो डिब्रीज, टी.एच. मॉर्गन, डब्ल्यू. वैटसन, जी.जे. मेंडल। तो ये जो टर्म दिया था जेनेटिक्स, ये किसने दिया था? डब्ल्यू. वैटसन ने। तो ये जो क्वेश्चंस थे ये थे हॉर्टिकल्चर के और एग्रीकल्चरल बायोलॉजी के क्वेश्चंस। नमस्कार दोस्तों, हम देख रहे हैं सीयूटी 2024 का पेपर। इसमें हम एनिमल हस्बेंड्री के क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, गाय के दूध में के कारण हल्के पीले रंग का होता है। गाय का दूध डैश 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 के कारण हल्के पीले रंग का होता है। काउ मिल्क इज लाइट येलो विश इन कलर ड्यू टू, ठीक है। तो इसका आंसर है केरोटीन। गाय के दूध में जो पीलापन उसका दिखाई दे रहा है, येलोनेस दिखाई दे रही है, उस येलोनेस का रीजन है केरोटीन, ठीक है। कोलेस्ट्रॉल फैटी सब्सटेंस है, ये दोनों के दोनों प्रोटीन है, ठीक है। लेक्टोग्लोबुलिन और लेक्टोएल्बुमिन दोनों प्रोटीन है और यह है केरोटीन। केरोटीन को ही हम चाहें तो इसको बोला जाता है एक तरह से विटामिन ए। न्यू बोलो कि गाय के दूध में ये जो विटामिन ए है ये किस फॉर्म में प्रेजेंट है? केरोटीन। और केरोटीन पीले रंग के लिए जिम्मेदार है, इससे आता है पीला रंग, येलो कलर, ठीक है। तो इसी से गाय का दूध जो है भैंस के दूध के कंपेयर में देखें तो ज्यादा पीला होता है, क्योंकि उसमें भैंस के दूध की तुलना में ज्यादा केरोटीन प्रेजेंट होता है। तो इसका सही आंसर है केरोटीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मवेशियों में खुरपका मुंहपका रोग के संक्रमण के कारण होता है, ठीक है। फुट एंड माउथ डिसीज इन केटल इज ड्यू टू द इंफेक्शन काज्ड बाय। तो एफएमडी की अगर हम बात करें, शॉर्ट में इसको एफएमडी बोलते हैं, और एफएमडी की अगर हम बात करें तो यह एक वायरल डिसीज है, यह एक विषाणु जनित बीमारी है। तो इसका सही आंसर आएगा वायरस या विषाणु, ठीक। इसका वायरस या विषाणु देखें तो इसका वायरस या विषाणु है पिकोरना वायरस, पिकोरना वायरस। और पिकोरना वायरस के 7 स्ट्रेन्स हैं, टोटल 7 स्ट्रेन्स है, 7 स्ट्रेन है, ठीक है। साथ में देखें तो इंडिया में अगर देखें तो ज्यादातर जो एफएमडी होता है वो AOC एंड एशिया 1, और यूरोप में जो ज्यादा कहर ढाते हैं वो है सेट 1, सेट 2 एंड सेट 3, ठीक है। तो ये टोटल हो गए 7, और 7 में अगर देखें तो ये जो O है ये प्रीडोमिनेंट है। इसका मतलब कि सबसे ज्यादा जो केसेस हैं वो इंडिया के अंदर आते हैं O के, ठीक है। तो सही आंसर इसका आ जाएगा विषाणु या वायरस। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, मवेशियों की विदेशी नस्ल है होलिस्टीन फ्रीजियन का मूल देश है, ठीक है। तो इसका मूल देश अगर देखें तो वो है हॉलैंड। नाम से ही पता चल रहा है ये है होलिस्टीन फ्रीजियन, ठीक। तो जो फ्रीजियन होलिस्टीन है वो होलिस्टीन कहां से आया है? वो आया है हॉलैंड से, ठीक है। और फ्रीजियन आइलैंड है, एक द्वीप है जहां ये पाई जाती है, इसलिए नाम रख दिया होलिस्टीन फ्रीजियन। तो इसका सही आंसर है हॉलैंड, ठीक है। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, कृत्रिम गर्भाधान AI के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? कौन कौन से कथन सही है, ठीक है। फर्स्ट है, एग यॉक अंडे की जर्दी के फास्फेट का उपयोग वीर्य के तनुकरण करने के लिए किया जाता है, ठीक है। तो ये सही बात है कि हम तनुकरण मतलब वीर्य को पतला करने के लिए हम यूज करते हैं एग यॉक का, ठीक है, एग यॉक फास्फेट का। तो ये तो सही है। हिमशितित वीर्य को तरल नाइट्रोजन में -196 डिग्री सेल्सियस पर संरक्षित किया जाता है, ये भी सही बात है, ठीक है। जो हम डीप फ्रीजिंग करते हैं 0 से नीचे, वो तरल नाइट्रोजन का उपयोग करते हैं या फिर सॉलिड CO2 का, ड्राई आइस जिसको बोलते हैं, या तो उसका उपयोग होता है या फिर तरल नाइट्रोजन का, लिक्विड नाइट्रोजन का। कृत्रिम गर्भाधान की हेटेरोसिस
संकर ओज होने में कोई भूमिका नहीं है। ठीक है, कृत्रिम गर्भाधान अगर देखें तो एक प्रणाली है। किसकी प्रणाली है? प्रजनन की एक प्रणाली है। जैसे एक प्राकृतिक प्रणाली है और दूसरी कृत्रिम प्रणाली है। ठीक है, तो ये कृत्रिम प्रणाली, और वो बोल रहा है कि हेटेरोसिस या संकर ओज। हेटेरोसिस या संकर ओज का मतलब क्या है? हेटेरोसिस या संकर ओज का मतलब है कि जब हम क्रॉस करवाते हैं, ठीक है, डिफरेंट ब्रीड्स का बोलो या डिफरेंट स्पीशीज का, तो जो संतान आती है उसको हम क्रॉस ब्रीड बोलते हैं। और उस क्रॉस ब्रीड के अंदर संकर ओज होता है, इसका मतलब वो अपने माता पिता से उपज में अच्छा होता है। ठीक है, यील्ड में वो अपने माता पिता से सुपीरियर है। ठीक, तो बोल रहा है कि कृत्रिम गर्भाधान से ये चीज नहीं होती। कैसे नहीं होती? कृत्रिम गर्भाधान से तो होती है ये चीज। ठीक है, नेचुरल हो या आर्टिफिशियल हो, दोनों से हेटेरोसिस तो आएगी। ठीक है, तो ये जो चीज है ये गलत है। फिर कृत्रिम गर्भाधान अधिक संख्या में गायों के लिए प्रमाणित बैलों का अधिक उपयोग सुनिश्चित करता है। बिल्कुल सही बात है ये भी। ठीक है, कृत्रिम गर्भाधान से हम एक ही बुल से, एक ही सांड से ज्यादा गायों को गर्भित करवा सकते हैं, ज्यादा गायों को प्रेग्नेंट करवा सकते हैं। ठीक है, तो ये बात भी सही है। तो एक ही इसके अंदर गलत बात है, सी वाली। ठीक है, बाकी तीनों चीजें सही है। इंग्लिश वर्जन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू अबाउट आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। ठीक है, वो बोल रहा है कि कौन सी चीज इसमें ट्रू है। तो एग यॉक फॉस्फेट इज यूज्ड फॉर डाइल्यूशन ऑफ सीमेन। बिल्कुल सही बात है, यूज करते हैं। फ्रोजन सीमेन इज प्रिजर्व्ड एट -196 डिग्री सेल्सियस इन लिक्विड नाइट्रोजन। ये भी बिल्कुल सही है। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन हैज नो रोल इन एक्सप्लोटिंग हेटेरोसिस। हेटेरोसिस को लाने में इसका कोई रोल नहीं है, तो ये गलत बात है। ठीक है, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन इंश्योर इंक्रीज यूज ऑफ प्रोवन सायर, जो अच्छी ब्रीड के जो सायर है, सायर मतलब बुल है। ठीक है, फॉर मोर नंबर ऑफ काउस। बिल्कुल सही बात है, तो ये भी राइट है। तो 3 A, B एंड D राइट है, बाकी सारे गलत है। तो A, B और D, पहला ऑप्शन ही हमारा सही होगा। ठीक है, तीनों में आप देख रहे हैं, इसमें भी C है, इसमें भी C है और इसमें भी C है। तो ये जैसे ही C दिखाई दे ये रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि C रॉन्ग है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी वीर्य संग्रहण की विधियां है? ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर मेथड्स ऑफ सीमेन कलेक्शन। सीमेन कलेक्शन की कौन सी मेथड है? तो फर्स्ट है रेक्टो योनि विधि। ठीक है, रेक्टो योनि विधि या रेक्टो वेजाइनल मेथड, ये जो मेथड है यह मेथड है इंसेमिनेशन का। इंसेमिनेशन, ठीक है, इंसेमिनेशन का मतलब है वीर्य सेचन। जो मादा है, फीमेल है, उसके जेनिटेलिया में, उसके जनन अंगों में वीर्य पहुंचाने, सीमेन को पहुंचाने को हम बोलते हैं इंसेमिनेशन, और ये उसकी मेथड है। ठीक है, तो ये है नहीं। फिर देखते हैं आर्टिफिशियल वेजाइनल मेथड। बिल्कुल ये सीमेन कलेक्शन की मेथड है, और यूं बोलो कि ये जो मेथड है ये है बेस्ट मेथड, बेस्ट मेथड ऑफ सीमेन कलेक्शन। ठीक है, यूं बोलो कि फिलहाल में जितना भी सीमेन कलेक्शन किसी भी एनिमल से हो रहा है, अप्रोक्स 70-80% कलेक्शन इस आर्टिफिशियल वेजाइनल मेथड से ही हो रहा है। ठीक है, तो ये तो है। एक इलेक्ट्रो इजाकुलेशन मेथड, ये भी सीमेन कलेक्शन का मेथड है। इलेक्ट्रो इजाकुलेशन, ओल्ड बुल जो होते हैं, ठीक है, बूढ़े बुल जो होते हैं, उनमें इस मेथड का यूज किया जाता है। ठीक है, इलेक्ट्रिक शॉक दिया जाता है, जिसको हम बोलते हैं विद्युत झटका। ठीक है, तो ये वो मेथड है, और ये भी सीमेन कलेक्शन की मेथड है। मसाज मेथड ये भी है। ठीक है, मसाज मेथड की अगर हम बात करें तो इसका यूज होता है कॉक में, मुर्गे में। ठीक है, तो ये भी सीमेन कलेक्शन की मेथड है। तो फर्स्ट वाली नहीं है, बाकी तीनों मतलब बी सी डी तीनों आंसर आएगा। इसमें फर्स्ट ही ऑप्शन है बी सी डी। ए वाला ऑप्शन जो है वो इंसेमिनेशन का मेथड है। चलो नेक्स्ट है, झुंड से गैर उत्पादक और बिना आर्थिक महत्व वाले पक्षियों को हटाना डैश 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 कहा जाता है। रिमूवल ऑफ नॉन प्रोड्यूसिंग एंड अनइकोनॉमिकल बर्ड्स फ्रॉम फ्लोक इज कॉल्ड डैश डैश डैश। ठीक है, तो गैर उत्पादक अनप्रोडक्टिव को हटाना है, जो किसी काम के नहीं है, उस मेथड को हम बोलते हैं कलिंग। ठीक है, ये जो प्रोसेस होती है इसको कहा जाता है कलिंग। ठीक है, तो सिंपल है, मतलब सिलेक्शन जो होता है, सिलेक्शन में या तो हम जो परफॉर्म कर रहा उसको सिलेक्ट कर लें, और या फिर जो परफॉर्म नहीं कर रहा उसको बाहर कर दें। जनरली ये दो ही चीजें होती है।
कि जो परफॉर्म कर रहा है उसको सिलेक्ट कर लेना है और जो नहीं कर रहा है उसको बाहर कर देना है। ठीक है, तो यहाँ जो नहीं कर रहा है उसको बाहर कर दिया और बाहर करने की प्रोसेस क्या हो गई, कलिंग। कलिंग को हिंदी में बोले तो छटनी बोलते हैं, या और हिंदी में बोले तो विपतन कहा जाता है, छटनी या विपतन। ठीक, तो इसका सही आंसर आ जाएगा कलिंग। चलो, तो ये जो क्वेश्चंस है ये सीयूटी 2024 के क्वेश्चन है। तो अभी के लिए इतना है। थैंक यू वेरी मच।